आज देश इतिहास रचने जा रहा है। शाम 6:04 वो वक्त जब चांद की दहलीज पर चंद्रयान-3 उतरेगा। और हमारे साथ सिंगर पलक मुछाल जुड़ गई हैं। पलक मुछाल वो नाम जो किसी भी नाम का मोहताज नहीं है, जिसे आप और हम अच्छी तरह से जानते हैं। पलक ने कई फिल्मों में अपनी खूबसूरत आवाज़ दी है। अगर आप आशिकी 2 की बात करें या फिर MS धोनी पर जो फिल्म बनी थी, उसमें इनकी खूबसूरत आवाज़ आपने सुनी ज़रूर होगी और आप पलक मुछाल को अपनी टीवी स्क्रीन पर भी देख ले होंगे। पलक, आपका जुड़ने के लिए बेहद स्वागत करता हूं मैं। पलक, आज का जो दिन है वो पूरे देश के लिए गौरव का विषय है। आज के दिन पर आपके दिमाग में, आपके जहन में, आपके मन में कोई ऐसा गाना? जैसे कि आप अभी वही बता रहे थे कि पूरे देश में प्रार्थनाएं चल रही हैं। हर एक देशवासी की सांस रुकी हुई है। बस जो घंटे हैं वो ऐसा लग रहा है कि बहुत लंबा समय है जिसके लिए हमें वेट करना पड़ रहा है। हालांकि कुछ ही क्षणों में वो क्षण आ जाएगा जिसके लिए पूरी दुनिया वेट कर रही है। जो मन में बात चल रही है वो यही है, गा के ये बता देती हूँ। रुक जाना नहीं तो कहीं हार की, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। रुक जाना नहीं तो कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। और राही और राही लास्ट टाइम का जो एक्सपीरियंस था उसकी वजह से दिल धक धक कर रहा है और इसलिए मैंने गाया कि रुक जाना नहीं तू कहीं हार के। और इस बार तो हारना है ही नहीं, इस बार तो जीत निश्चित नहीं, है। रुके नहीं पलक। चंद्रयान-2 की असफलता के बाद रुके नहीं, हमने अपनी कोशिशों को जारी रखा और यही वजह है कि पूरी दुनिया की निगाहें जो हैं वो इस समय हमारे मुल्क पर टिकी हुई हैं, क्योंकि भारत इतिहास रचने जा रहा है। आज की तारीख में चूंकि जब 6:04 पर चांद की दहलीज पर विक्रम लैंड करेगा, सॉफ्ट लैंडिंग होगी, एक जोश भरा कोई गाना जो आपके जहन में हो? लेट्स अज्यूम कि हम लैंड कर चुके हैं और विक्ट्री हासिल हुई है और उसे सेलिब्रेट करने के लिए पूरी दुनिया के लिए मैं ये गीत गाना चाहूंगी। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तान। हमने कहा है तुम भी कहो, हमने कहा है जो तुम भी कहो। बेहद खूबसूरत आवाज है पलक आपकी, और ऐसा लगता है कि आपकी आवाज को बस आंखें बंद करके सुनते ही जाएं। हालांकि हमारा प्रोफेशन इसकी इजाजत नहीं देता। लेकिन पलक, एक गाना चक दे इंडिया शाहरुख खान साहब ने की मूवी में था, वो गाना अगर आप गा पाए। कुछ करिए नस नस मेरी खोले, हम कुछ करिए बस बस बड़ बोले। अब कुछ करिए, कोई तो चले जिद फड़िए, डूबे तरिए या मरिए। कोई तो चले जिद फड़िए, डूबे तरिए या मरिए। चक दे हो चक दे इंडिया, चक दे हो चक दे इंडिया, चक दे हो चक दे इंडिया, चक दे हो चक दे इंडिया। पलक, अब महज केवल 4 घंटे बचे हुए हैं। इन 4 घंटों में आपके दिल, आपके दिमाग में क्या कुछ चल रहा है, अगर उसे आप एक गाने के रूप में दर्शकों को सुना पाए तो? वैसे तो बहुत कुछ चल रहा है दिल में, लेकिन आई थिंक हर एक देशवासी के मन में एक प्राउड फीलिंग है कि हमने ये कर दिखाया है और उसके नाते मैं यही गाना चाहूंगी। आई थिंक आने वाली कई सारी जनरेशन इस गाने को गाएंगी आज की घटना को याद करके, और वो गाना ये है प्रिय जहाँ की रे सदा
भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रिय जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। हो 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 हो। बेहद खूबसूरत गाना पूरब और पश्चिम फिल्म का, लेकिन उसी दौर का एक और गाना मुझे ध्यान में आता है, हालांकि वो मुझे लगता है कि एक दशक पहले का वो गाना होगा, जिस देश में गंगा बहती। अगर आपके राज कपूर साहब का वो गाना अगर आपको ध्यान में होगा, होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। हाँ, जहां दिल में सफाई रहती है, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा रहती है, बहती है। आई थिंक आज के बाद इस गाने के और भी कई सारे लिरिकल एडिशंस हो जाएंगे। जिस देश से चंद्रयान इजाद हुआ है, जिस तरह आज इतिहास रचने जा रहे हैं हम, कई सारे ऐसे और तराने जुड़ जाएंगे भारत के इतिहास। कुछ और तराने जो आपके मन में हो पलक? आई थिंक हम सबके मन में एक घबराहट भी है, प्रार्थनाएं भी चल रही हैं। सो आई थिंक ये गाना मैं जो फील कर रही हूँ उसे बयां करेगा। ये हौसला कैसे रुकी, ये आरज़ू कैसे झुके, मंज़िल मुश्किल तो क्या, धुंधला सा है तो क्या, तन्हाई दिल तो क्या। तो बस इस हौसले को नहीं रुकने देना चाहिए। पलक जी, एक गाना मुझे लगता है कि बिना वंदे मातरम के संपूर्ण नहीं हो पाएगा। हमारी जो चर्चा अभी तक चल रही है, जिन भी गानों पर चर्चा चल रही है, अंत में वंदे मातरम के बिना वो संपूर्ण नहीं हो पाएगा। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम मलयज शितलाम, सस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बेहद खूबसूरत आवाज पलक, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ दूसरे भी खास मेहमान हैं। हमारे साथ मान्या जी हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, सुदीप्ता बेहरा जी हैं, अंतरिक्ष एक्सपर्ट हैं। इसके अलावा हमारे साथ तुषार जी हैं। सबसे पहले सुदीप्ता जी, मैं आपके पास आऊंगा। सुदीप्ता जी, मन में, चूंकि मेरी एक बड़ी छोटी सी बेटी है, 6.5 साल की है, उसके दिमाग में कई सारी, चूंकि जब बच्चे छोटे होते हैं ना, उनके दिमाग में कई सारे सवाल चलते रहते हैं, और कई सवाल वो मुझसे भी पूछती है जिसके जवाब मेरे पास नहीं होते हैं, क्योंकि जो उनका फादर है वो साइंस एक्सपर्ट नहीं है। कल वो मुझसे पूछ रही थी कि क्या पापा ये मुमकिन हो पाएगा आने वाले कभी भी समय में कि चांद पर एक आशियाना बन पाए? बिल्कुल बिल्कुल बन सकता है। और हमारा जो गगनयान प्रोग्राम है, जिसपे हम ह्यूमन एक्सपर्ट्स को भेजेंगे, इट बी अ मैन्ड मिशन। उसके बाद, उसकी सक्सेसफुल होने के बाद इट इज़ पॉसिबल कि हम एक मैन्ड मिशन चांद पे भी भेजें, और आशियाना बिल्कुल बन सकता है। मेरा भी एक 6 साल का बेटा है और वो भी ऐसे ही सवाल करता है। सो आई एम वेरी हैप्पी कि यंग बच्चे बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं और बहुत उत्सुक है, और मिनट टू मिनट अपडेट देख रहे हैं आप लोगों के द्वारा। थैंक यू। कई सारी चीजें जो बच्चे हैं वो सवाल पूछते रहते हैं। तुषार जादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तुषार जी,
14 दिनों का जो वक्त है, बताया ये जा रहा है कि 14 दिनें जो सूर्य की जो किरणें होंगी वो उस जगह पर जहां पर हमारा विक्रम लैंडर लैंड करेगा वहां पर पड़ेंगी। इन 14 दिनों के दौरान जो हमारा रोवर होगा प्रज्ञान, वो क्या कुछ वहां पर सर्च करेगा और जो तरंगे हैं उन्हें वापस यहां पर किसी इमेज को भेजने में जो मेरी जानकारी है 1.25 सेकंड का समय लगता है। आपकी क्या जानकारी है, कितने टाइम में वो जो फ्रेम्स होंगे, फोटोज होंगी, वो नीचे तक आ जाएंगी, इसरो तक आएंगी? जी बिल्कुल, अभी जो 14 दिनों का समय है, एक बार विक्रम लैंडर लैंड होने के बाद कुछ देर तक, मे बी आधा घंटा 1 घंटे से लेके 4 घंटे तक उसको थोड़ा समय मिलेगा। जो डस्ट होती है मून की, जो डस्ट उड़ गई होती है बिकॉज ऑफ लैंडिंग, उसको सेटल होने के लिए टाइम दिया जाता है। और वो टाइम वो सेटल होने के बाद जो रैंप है जिसके जरिए अपना रोवर बाहर आने वाला है वो ओपन होता है, ठीक है। और वो ओपन होने के बाद धीरे धीरे एक वायर मैकेनिज्म से वो प्रज्ञान रोवर उससे सपोर्ट से धीरे धीरे नीचे आता है। और ये पूरी प्रोसेस होने के बाद फिर और पैरेलली क्या हो रहा होता है, आपके लैंडर में बहुत सारे कैमराज है जो ये प्रोसेस को देख रहे होते हैं और बाद में भी रोवर क्या कर रहा है वो सब देख रहे होते हैं कि रोवर की सिचुएशन ठीक है क्या नहीं है, और फिर उसकी इमेजेस, और फिर डेफिनेटली वो ग्राउंड के थ्रू अपना डीप स्पेस नेटवर्क करके जो कम्युनिकेशन का चैनल होता है, जो रोवर की इमेजेस लैंडर लेगा, लैंडर की इमेजेस ऑर्बिटर को पास करेंगे, जो चंद्रयान 2 के समय जो भेजा गया था, और वो ऑर्बिटर वो इमेजेस फिर हमारे डीप स्पेस नेटवर्क करके एक बड़े बड़े एंटीनाज होते हैं जो ये कम्युनिकेशन करने के लिए, जो डीप स्पेस वाली चीजें हैं उनसे डेटा लेने के लिए होते हैं, वहां से वो डेटा इसरो के पास आ जाएगा। नॉट जस्ट इसरो, वर्ल्ड की बहुत सारे ग्राउंड स्टेशन है, लगभग कुछ 20 ग्राउंड स्टेशन है अक्रॉस द वर्ल्ड, जो सब मिल के इसरो का मिशन सक्सेस करने के लिए उम्मीद लगा के बैठे हैं कि हमें इंफॉर्मेशन आएगा, सक्सेसफुली लैंड होगा। और फिर उसके बाद जो 14 दिन में प्लान है कि मून की सरफेस की स्टडी करेंगे कि क्या वहाँ पे वाटर का अमाउंट कितना है। वाटर एक बहुत बड़ा फाइंडिंग होगा, अगर हमारे लार्ज क्वांटिटी में पानी है ये पता चलेगा लार्ज, ताकि आगे नेक्स्ट टाइम जब ह्यूमंस जाएंगे, एस्ट्रोनॉट जाएंगे, हमारे गगनयान के मिशन अगर वहाँ पे जाएंगे तो उस पानी का यूज करेंगे एज अ फ्यूल, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बना के वहाँ से रॉकेट को रिफ्यूल करके वापस आएंगे, पानी खुद पिएंगे, उससे खेती कर सकते हैं, कुछ फूड ग्रो हो सकता है, और बहुत सारे इक्विपमेंट पुल अप हो सकते हैं। तो मिशन का लाइफ टाइम बढ़ेगा, हमारा पूरा सेटअप, हम वहाँ पर ह्यूमैनिटी जैसा एक वक्ती बना सकते हैं। ये पूरा मिशन है। तुषार जी, कुछ पलों के लिए आपको रोकूंगा क्योंकि दर्शकों के टीवी स्क्रीन पर हरदीप सिंह पुरी नजर आ रहे होंगे, केंद्रीय मंत्री हैं। जिस तरह से देश के अलग अलग हिस्सों में, चाहे वाराणसी हो, अयोध्या हो, मथुरा हो, काशी हो, मुंबई हो, राजस्थान हो, हर जगह पूजा और प्रार्थना का दौर चल रहा है। आम आदमी हवन कर रहा है, पूजन कर रहा है, और उसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी जो हैं वो गुरुद्वारे पहुंचे हुए हैं चंद्रयान 3 मिशन की सफलता को लेकर। उनके साथ आप मनिंदर सिंह सिरसा को भी देख रहे होंगे, वो भी आपको नजर आ रहे होंगे। सीधी तस्वीरें, लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में दुआओं का दौर चल रहा है और हरदीप सिंह पुरी आपको आपके टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। हमारे साथ मान्या जी भी हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। मान्या जी, चांद को लेकर बचपन से हमने कई कहानियां सुने, किस्से सुने, लेकिन चांद का अगर हमारी संस्कृति में देखा जाए, हिंदू धर्म में देखा जाए, तो एक मान्यता है चांद को लेकर, चाहे हिंदू धर्म हो चाहे मुस्लिम धर्म हो। और ये मान्यता क्या है, क्योंकि हमारे जो पंचांग होते हैं वो भी चांद के आधार पर ही तय किए जाते हैं। जी बिल्कुल, हमारे जो पंचांग हैं वो चांद के आधार पर ही तय किए जाते हैं। चांद की अपनी एक स्पीड है, यह थोड़ी धीमी गति से चलता है। अगर हम बात करें आज न्यूमरोलॉजी की, जहाँ पर 23 अगस्त और 2023, जब हम इसका भी टोटल करते हैं, 23 अगस्त 2023 का जब हम टोटल करते हैं तो ये नंबर चांद का ही बनता है, जो अगेन 2 नंबर आ जाता है, जो चांद का ही नंबर है। इस बार चंद्रयान चांद पे ही उतरना है, 2 नंबर चांद को दिखाता है। जब टोटल करते हैं तो भी चांद का ही नंबर आता है। तो देखिए कितना ही खूबसूरती से यह नंबर दिखाया जा रहा है। यह चांद का पूरा जो सिस्टम बैठा है, इस बार इसको 100% सक्सेस मिलेगी। थोड़ा सा डिले आ सकता है, थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से थोड़ा सा हम
धीरे हो सकते हैं, क्योंकि चांद की जो गति होती है वो थोड़ी धीमी होती है, लेकिन सक्सेस 100% रहेगी। जैसे अभी जो पलक जी हैं, उन्होंने गाना गाया ना कि रुक जाना नहीं, तो उसी तरीके से 2 नंबर रुकता नहीं है, धीमा हो सकता है लेकिन रुकेगा नहीं। रुकेगा नहीं, धीमा हो सकता है। राम प्रसाद प्रजापति जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वैज्ञानिक हैं, वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं। राम प्रसाद जी, जो 25 किलोमीटर ऊपर इस समय जो विक्रम लैंडर है हमारा, ये सबसे अहम फेज माना जा रहा है लैंडिंग के वक्त। 4 फेज में इसको डिवाइड किया जाता है, ऐसा बताया जाता है। लैंडिंग इतनी इंपॉर्टेंट क्यों होती है? देखिए, इस चंद्रयान मिशन में सबसे बड़ी बात यह है, इसका जो महत्वपूर्ण फेज़ है वो यही है, क्योंकि अब जब हम विक्रम लैंडर के द्वारा जब लैंड कराएंगे चंद्रमा की सतह पर, तो उसमें सबसे पहले वो ये पता करेगा कि वहाँ उतरने के लिए अनुकूल परिस्थिति है या नहीं। तो वो अपने कैमरे और सेंसर के माध्यम से ये पता लगाएगा कि वहाँ पर सरफेस पर उतरने के लिए पर्याप्त जो आवश्यकता है उसको वो है या नहीं। अगर अनुकूल होगी तभी जो है विक्रम लैंडर को वहाँ पर उतारा जाएगा। और उसमें 4 डिफरेंट प्रोसेस हैं, जिसमें कि थ्रस्ट इंजन का कब स्टार्ट करना, और वहाँ से फिर डेटा लेकर वो कमांड दिया जाएगा उसको, और वो पूरी प्रक्रिया है, एक सुनियोजित प्रक्रिया है। अगर उसमें थोड़ा सा भी कुछ डेविएशन होता है तो इस प्रक्रिया को जो है वो आगे के लिए बढ़ा भी सकते हैं। और मुझे पूर्णतः उम्मीद है कि ये जो तय मानक हैं और जिस तरह से इसको निर्धारित किया गया उसी तरह से ये होगा। तो मेन जो इसमें प्रोसेस होगी, जब विक्रम लैंडर जो है वो चंद्रमा की सतह के लगभग 6-7 किलोमीटर होगा, तब उसकी गति काफ़ी धीमी कर दी जाएगी और थ्रस्टर इंजन को उस तरह से वहां पर किया जाएगा कि वो बैलेंस होकर उसकी सरफेस पर। राम प्रसाद जी, अभी वक्त एक ब्रेक का हो गया है, लेकिन ब्रेक के बाद आपसे एक सवाल लूंगा कि लैंडर चूंकि इस समय 25 किलोमीटर ऊपर है, तो क्या उस दौरान जो लैंडर है वो ऐसे राउंड 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 करता होगा? किस तरह की पोजीशन होगी? क्योंकि दर्शकों के मन में ये सवाल होगा। ब्रेक पे अभी वक्त ब्रेक का हो गया, ब्रेक के बाद आपसे इस सवाल का मैं जवाब लूंगा। बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का होगा। महज 3.5 घंटे के बाद हिंदुस्तान इतिहास रचने जा रहा है, क्योंकि चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग होने वाली है। शाम 6:04 पर हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल है। राम प्रसाद प्रजापति जो सीनियर वैज्ञानिक हैं, उनके पास पहले चलते हैं। राम प्रसाद जी, अभी हम लोग ब्रेक से पहले बात कर रहे थे और लैंडिंग को लेकर कि लैंडिंग को 4 अलग अलग फेजों में बांटा गया है। 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। 15 मिनट जो आखिरी के हैं, वो 15 मिनट आखिरी के इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हैं, और ये 4 अलग अलग फेज में स्पीड क्या रहेगी? इसमें देखिए, जो आखिरी जो 25 किलोमीटर का जो रास्ता है वो लगभग 15 से 20 मिनट में तय करेगा विक्रम लैंडर। और ये समय इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अब हम डायरेक्ट एक वहाँ पर लैंड करने जा रहे हैं, उस जगह पर जहाँ पहले हम कभी गए ही नहीं हैं। तो उसकी जो भौगोलिक परिस्थिति है वो पहले हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो वो विक्रम लैंडर के कैमरे के द्वारा उस परिस्थितियों का मापन किया जाता है और ये पता किया जाता है कि लैंडिंग करने के लिए ये स्थान सुरक्षित है या नहीं, या जो हमें फिजिकल पैरामीटर है वो सही है या नहीं। तो उसमें जो 4 स्टेजेस है, जिसमें एक ये है कि जो आपका विक्रम लैंडर है जी, वो लैंडर आपका 90 डिग्री रोटेट होकर सीधा वो जो चंद्रमा की सतह है उसकी ओर जाएगा और थ्रस्ट इंजन नीचे की ओर रहेंगे। ये थ्रस्ट इंजन उसको एक बैकवर्ड प्रेशर ऊपर देंगे, जिसके कारण जो है उसकी स्पीड जो है वो कंट्रोल की जाती है। और स्पीड को लगभग जो है वो वहाँ पर इतनी कम कर ली जाती है, 6 मीटर प्रति सेकंड के आसपास जब ये चंद्रमा की सतह पर होगा तब इतनी स्पीड कम कर ली जाएगी, जिसको हम डी बूस्टिंग कहते हैं। तो डी बूस्टिंग के द्वारा इस स्पीड को कम किया जाएगा। और जब ये लगभग 5-6 किलोमीटर दूर रहेगा चंद्रमा की सतह तक, तब फिर जो है जब इसरो कमांड जब भेजेगा और वहाँ से जो रिस्पांस आएगा और अनुकूल सारी परिस्थितियाँ रही, तो उसके बाद में इसको लैंड कराया जाएगा। और लैंड कराने के बाद में फिर वहाँ से प्रज्ञान रोवर बाहर निकलेगा अपना, और विक्रम लैंडर के द्वारा जो है वो सिग्नल प्राप्त करेगा, वो उसको कमांड देगा। और ये सारे सिग्नल जो हैं ये इसरो का जो हमारा स्पेस सेंटर है वहाँ पर ये सारे डेटा और सब कुछ लिया जाएगा। लेकिन तो, एक राम प्रसाद जी, क्या मौसम भी इसमें एक अहम रोल अदा कर सकता है, वातावरण वहाँ का? नहीं, ये सच अगर हम देखें, यही एक इसका महत्वपूर्ण जो पहलू है वो यही है कि चंद्रमा का जो वातावरण है वहाँ पर जो प्लाज्मा डेंसिटी है, यानी कि जो आवेशित कण होते हैं उनका पता लगाना। तो एज सच वहाँ पर वातावरण जैसा अभी दिल्ली में जो जैसे बारिश वाला हो रहा है, ऐसी कोई परिस्थितियाँ वहाँ पर बिल्कुल नहीं है।
तो वहाँ का वातावरण निर्भर करता है कि वहाँ पर चंद्रमा पर जब इसकी लैंडिंग होगी विक्रम लैंडर की, तो वहाँ पर कुछ धूल के कण उड़ते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, तो वो डस्ट पार्टिकल प्रॉपरली सेटल्ड हो जाए ताकि वहाँ पे सरफेस मॉर्फोलॉजी और पूरी परिस्थिति सही से जान ले। तो ये चंद्रमा का जो वहाँ पर वातावरण है इस सेंस में कि जो वहाँ डस्ट का जो एक क्लाउड है वो तो नहीं है, कहीं प्रॉपर वहाँ पर विजुअल जो है वो क्लियर है या नहीं, तो ये उस पर निर्भर करेगा। यानी कुल मिलाकर कहें तुषार जी कि जब लैंडिंग पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी, तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी और डस्ट पूरी तरह से नीचे चला जाएगा, उसके बाद जो हमारा रोवर है प्रज्ञान वो बाहर निकलेगा। कि आप नहीं चाहोगे कि आपका रोवर ऐसे टाइम पे आए जब आपको क्लियर विजिबिलिटी नहीं है, आपके कैमरा रोवर को देख नहीं पा रहे हैं, या आपका कम्युनिकेशन में कुछ इश्यू है, मेनली कैमरा में इश्यू होने के चांसेस है। तो आप बिल्कुल नहीं चाहोगे कि डस्ट उड़ रही है और फिर भी आप रोवर को बाहर निकाल रहे हो और वो डस्ट जाके आपके रोवर के ऊपर डिपॉजिट हो गई और जिसके कारण आपका सोलर पैनल डैमेज हो जाए या कम हो जाए। तो लेकिन तुषार जी यहाँ पर सबसे जो अहम रोल होगा, डस्ट पार्टिकल्स अगर उड़ रहे हैं तो गुरुत्वाकर्षण का पृथ्वी की तुलना में वहां पर कितना है? वो लगभग 6 से 7 गुना कम है। तो उसके कारण अब वो वहां पे पूरे टाइम पे डस्ट नहीं रहता, लेकिन वो जैसे 2 या 3 मीटर पर सेकंड से कुछ अगर चीज नीचे ये हो रही है तो चांसेस है कि वो उड़ेगी, और जब वो उड़ेगी तो उसको नीचे आने में भी उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा क्योंकि गुरुत्वाकर्षण कम है। तो वो पूरी प्रोसेस को करने के लिए 20 मिनट से लेके 4 घंटा कुछ वो डिपेंडिंग ऑन कितना डस्ट उड़ रहा है उसके हिसाब से वो टाइम ले सकते। मान्या जी के पास जाऊंगा। मान्या जी, एआई और कम्युनिकेशन के अगर बेसिस पर देखा जाए तो न्यूमरोलॉजी क्या कुछ कहती है? कम्युनिकेशन के बेसिस पे ये बताती है कि जो नंबर अगर हम देखें, आज की जो डेट देखें 23, अगर उसका टोटल करें तो वो 5 पे आता है, जो बुध का नंबर है, मरकरी का नंबर है। अगर मरकरी की बात करें तो मरकरी जो है अपने आप में एक कम्युनिकेशन का नंबर है। जहां हम बात कर रहे हैं रोवर की, जहां हम बात कर रहे हैं लैंडर की, इसको पूरी तरह से कैसे जांचा जाएगा, लैंडर किस तरीके से उसको देखेगा, रोवर निकलेगा, तो यहाँ पर कम्युनिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप देखेंगे पिछले साल जब 2019 में चंद्रयान 2 जो फेल हुआ था वो सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन और एआई पे भी बेस्ड था। वो गलत जो हुआ था वो फेल इसी वजह से हुआ था। लेकिन इस बार डेट्स के हिसाब से, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से ये दोनों चीज़ें इतनी अच्छे से सेट की गई हैं और इस बार डेट्स प्रॉपर रखी गई हैं। कम्युनिकेशन भी उनका बेटर रहेगा, साथ में उनका जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो भी बेहतर रहेगा। अगर आप देखें पिछली बार जो है जो वेट था वो भी थोड़ा बढ़ा हुआ था, इस बार वो भी थोड़ा कम करके दिया गया है। तो हर चीज़ को इंटेलिजेंस वाइज सब चीज़ों को जो है देखकर, पिछली बार की गलतियों से सीखकर इस बार हम लोगों ने आगे बढ़े हैं और आगे जो है इसके अच्छे ही रिजल्ट्स आएंगे। सुदीप्ता जी के पास आना चाहूंगा। सुदीप्ता जी, लोगों के जहन में एक सवाल है, वो सवाल हर आम आदमी के जहन में होगा, मन में भी है, कि क्या आने वाले समय में भविष्य में कभी चंद्रमा को एक स्पेस सेंटर के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है? कि अगर हम किसी दूसरे ग्रह पर जाते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर मंगल के जाते हैं, फ्यूल वगैरह अगर रिफिल करानी हो, वापस वो चंद्रमा पर आए, फिर वो दूसरे ग्रह की तरफ निकले, क्या भविष्य में इस तरह की चीजें भी हो सकती हैं या उन पर भी काम चल रहा है? चंद्रमा पे वाटर एंड आइस के क्षण देखे गए हैं और हमारा जो चंद्रयान है वो यही खोज करेंगे कि वहाँ पे कैसा सिचुएशन है और आगे चल के क्या कोई वाहन वहाँ पे रिफ्यूल हो सकते हैं कि नहीं। सो ये सारी चीज़ें हमारे साइंटिस्ट, इनफैक्ट वर्ल्ड के सारे साइंटिस्ट, दे आर वेरी कीन ऑन व्हाट दिस मिशन इज़ गोइंग टू एक्सप्लोर। In a few hours, we are going to see how successfully we land our Chandrayaan there. And ये सारी चीज़ें जो हमें अभी curious कर रही है, we are inquisitive about so many things, and I think this will be, हम सबको पता चल जाएगा। यानी मन में जो जितने भी सवाल चल रहे हैं वो सारे सवालों का जवाब आने वाले इन 14 दिनों में मिल जाएगा, क्योंकि इसरो के द्वारा समय समय पर तस्वीरें भी साझा की जा रही है और बताया जा रहा है कि क्या कुछ इस मामले में यानी चंद्रयान 3 को लेकर क्या कुछ मिशन में सफलता मिल रही है। राम प्रसाद जी, कहा यह जाता है कि चंद्रमा से जब आप पृथ्वी को देखते हैं तो पृथ्वी बेहद खूबसूरत नजर आती है।
चंद्रयान-3 मिशन में इस चीज को भी रखा गया है कि चंद्रमा से पृथ्वी की तस्वीरें भी ली जाएंगी। जी हाँ, बिल्कुल। वो तो देखिए वहाँ पर जो पहले प्रोपल्शन मॉड्यूल में ही कैमरे लगे हुए थे, विक्रम लैंडर जो है हमारा उसमें लगे हुए कैमरे, तो वहाँ से पृथ्वी के चित्र और वो भेजे जा रहे हैं और वो काफ़ी सुंदर लगते हैं, उसमें कोई शक नहीं। जो महत्वपूर्ण जो विषय है जो आपने अभी उठाया था कि क्या उसको एज हम एक स्पेस स्टेशन के रूप में उपयोग कर सकते नहीं, तो निश्चित ये एक लक्ष्य ये भी है हमारा कि हम चूंकि हमें जो ज़्यादा दूरी पर स्थित जो ग्रह है अगर उन पे जाना हो तो क्यों ना चंद्रमा को एक स्पेस स्टेशन के रूप में हम उपयोग करें। यहाँ से अगर हम फ्यूल भर लें अगर वापस से, तो जो हमारी दूर जाने की क्षमता है और वो काफ़ी बढ़ जाएगी। तो जो कुछ महत्वपूर्ण लक्ष्य है उसके साथ साथ आगे आने वाले समय में ये भी लक्ष्य है कि चंद्रमा को एज ए स्पेस स्टेशन यूज़ किया जाए और जो लंबी दूरी के ग्रह हैं उन पर जाने के लिए। ये मुझे लगता है अगर इस तरह की चीजें होती हैं तो आने वाले समय में कई सारे ग्रहों को एक्सप्लोर करने में सफलता भी मिलेगी। तुषार जी ये बताइएगा कि क्या चंद्रमा पर जिस तरह से कहा जाता है कि कई सारे मिनरल्स जो हैं वो वहां पर मौजूद हैं, चंद्रमा की अगर दक्षिणी ध्रुव पर तो पहली बार कोई लैंड करेगा, वहां की मिट्टी कैसी है, नमी, गर्मी, ये सारी चीजों की जानकारी चंद्रयान-3 मिशन के तहत हमें मिलेगी। जी बिल्कुल। अब अगर देखोगे आप साउथ पोल का और ये मिशन का इतना अहमियत क्यों है, क्योंकि वो साउथ पोल ऐसा रीजन है जहाँ पे सूरज काफी कम होता है, तो सूरज की किरणें काफी कम होती है, तो वो काफी हद तक उसकी जो मिट्टी है, वहाँ का जो नेचुरल एनवायरनमेंट है, मिनरल्स है, उनके ऊपर सन रेज का इफेक्ट बहुत कम हुआ है ओवर द ईयर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो मिनरल्स जैसे मून फॉर्मेशन या पूरा यूनिवर्स फॉर्मेशन के टाइम पे थे, तो उसमें बदलाव जो ओरिजिनली हुए थे उसमें बदलाव बहुत कम हुआ है कंपैरेटिवली जो अर्थ वाले मिनरल्स है उसके कंपेयर में। तो उससे हमें ये पता चल सकता है कि ओरिजिनली वहां पे क्या था, क्या कहाँ से शुरुआत हुई थी, और हम उस मिनरल्स का कुछ कर सकते हैं क्या, पृथ्वी के बारे में या मून के बारे में, फॉर्मेशन के बारे में और कुछ इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं क्या उन मिनरल्स का। जैसे हम लूनार गेटवे, जो नासा उसको लूनार गेटवे कहता है कि मून को हम एज ए लूनार गेटवे यूज करें जो मार्स के लिए जाएगा, तो ये सारी संभावनाएं बहुत बहुत बढ़ जाती है डिपेंडिंग ऑन अगले 14 दिन कैसे जाते हैं, रोवर कैसे परफॉर्म करता है, हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स सेंसर्स कैसे काम करते हैं और वो डेटा कितना अच्छे से जल्दी आ जाता है। आई थिंक ये बहुत बहुत एक्साइटिंग टाइम है अगले 14 दिन और फिर उसके आगे। तुषार जी एक 14 दिनों की बात कर रहे हैं, लोगों के मन में ये सवाल है और कई लोगों ने मुझे फोन करके भी ये पूछा था कि 14 दिनों के बाद क्या होगा, क्योंकि 14 दिनों तक तो सूर्य की जो किरणें हैं वो पड़ेंगी रोवर पर और उसके बाद वो चार्जिंग करेगा सोलर पैनल के थ्रू। उस 14 दिनों के बाद किस तरह का प्रोसेस होगा, क्योंकि फिर तो वहां रात हो जाएगी। एक बार रात होने के बाद चांद पे वो वाले रीजन में बहुत ज्यादा ठंड हो जाती है और किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स को बहुत सारे ठंड में ऑपरेट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तुषार जी बताया ये भी जाता है कि -200 डिग्री तक चला जाता है टेम्परेचर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज्यादा पॉसिबल वो नंबर पहुंचता है डिपेंडिंग ऑन कि किस लोकेशन पे है। तो साउथ पोल में वो टेम्परेचर बहुत आसानी से जाता है, डार्क साइड इवन कोल्ड होती है जो बिल्कुल ही नहीं होती सन की विजिबिलिटी में। तो इस टेम्परेचर पे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स को फंक्शन करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। तो उस टाइम पे क्या करते हैं कि सारा इलेक्ट्रॉनिक्स होता है जो मेन ऑनबोर्ड कंप्यूटर जो तुम्हारे प्रोसेसर होते हैं उनको स्लीप मोड में डाला जाता है जी, जो कि होता है कि बहुत मतलब ऐसे सॉर्ट ऑफ कोमा वाले सिचुएशन में मतलब हम दर्शकों को समझा दें कि जिस तरह से कंप्यूटर को हम स्लीप मोड पे डालते हैं, कंप्यूटर या लैपटॉप को, ठीक उसी तरह रोवर को भी स्लीप मोड में डाल दिया जाएगा। यस, और फिर उसके बाद अगर हमारा लक अच्छा हुआ तो 14 दिन नेक्स्ट 14 दिन हो जाएंगे, जब रात खत्म हो जाएगी वापस नया दिन आएगा तो शायद हमारा रोवर वापस चालू करे या लैंडर वापस चालू हो। लेकिन उसके लिए ये मिशन का पार्ट मेन मिशन का पार्ट नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए चीजें अभी तक डिजाइन की नहीं है, उसमें थर्मल प्रोविजंस वगैरह की नहीं है जो लूनार 25 इसमें थी जो हमारे इसमें नहीं है। तो मे बी नेक्स्ट टाइम हमारे रोवर्स और लैंडर्स में वो प्रोविजन होगी, बट अभी के लिए मेन फोकस 14 दिन का है। उसके आगे जो होगा वो एडेड एडवांटेज होगा, एडेड इंफॉर्मेशन होगा। मान्या जी आंकड़े क्या कहते हैं न्यूमरोलॉजी के हिसाब से? न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अगर हम 14 दिन का समय देखें जी, तो जो 14 दिन है वो भी अगेन कम्युनिकेशन का है और रोवर यही करने वाला है। 23 का तो आपने कम्युनिकेशन बता दिया, आज का तो आपने बता दिया कि ठीक है चंद्रमा का नंबर है 2 नंबर है।
अगले 14 दिनों का कैसे होगा? अगले 14 दिनों का भी अगर आप देखें तो 14 भी जो है वो भी कम्युनिकेशन का नंबर है, और जो रोवर करने वाला है वो भी यही करने वाला है, ये ढूंढ के यही बताने वाला है कि किस तरीके की मिट्टी है, किस तरीके का वातावरण है, सो दैट हम लोग आगे जाकर इसके ऊपर और रिसर्च करके इससे बेटर रिजल्ट्स ले सके। अगर मैं बात करूँ 6:04 की, तो ये जो नंबर है ये अगर 6 और 4 को इकट्ठा करते हैं तो आ जाता है आपका 10 नंबर। अब 10 नंबर कीर्ति का नंबर है, यश का नंबर है, सक्सेस का नंबर है, फिर दोबारा से कम्युनिकेशन का नंबर है, टेक्नोलॉजी का नंबर है। तो इस नंबर को अगर देखें तो अगेन जो टाइम, हर चीज जो उन्होंने सेट की है बिल्कुल परफेक्ट सेट की है। यह समय बिल्कुल परफेक्ट है लैंडिंग के लिए। आगे भी इसके जो 14 दिन रहेंगे वह भी बहुत ही खूबसूरती से निकलने वाले हैं, अच्छे से निकलने वाले हैं। 14 दिन में कोशिश यही रहनी चाहिए कि जितनी से ज़्यादा इंफॉर्मेशन ग्रैब हो वो कर सके, जितने ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेशन हो सके वो बेटर रहेगा, क्योंकि हम सबको पता है कि 14 दिन के बाद जो है सरफेस चेंज हो जाएगा। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से मानिया जी सब कुछ क्लियर है, लेकिन लोगों के दिमाग, लोगों के जहन में एक तस्वीर जो है वो धुंधली सी है। सवाल कई सारे हैं, सवाल एक्सपर्ट के जरिए जवाब मिल रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि 14 दिनों में इसरो जो तस्वीरें, जो जानकारियां साझा करेगा, उसके बाद जो एक तस्वीर है जो है वो बिल्कुल वो क्लियर नजर आएगी और सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। और बेहतरी के लिए कामना करेंगे कि लैंडिंग जो है वो सॉफ्ट हो। आप सभी का जुड़ने के लिए, सुदीप्तो जी, तुषार जी, मान्या जी और राम प्रसाद जी, आप सभी का जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। इस वक्त सबकी जो निगाहें हैं वो टिक टिक करती हुई सुइयों पर टिक गई हैं। सब लोग शाम 6:04 का इंतजार कर रहे हैं और उस ऐतिहासिक पल का इंतजार कर रहे हैं जब विक्रम लैंडर चांद की सतह पर लैंडिंग करेगा। इस खास पल को अपनी आंखों में बसाने का इंतजार न केवल देश बल्कि पूरी दुनिया कर रही है। वहीं मिशन 3 की कामयाबी को लेकर बड़े और छोटे पर्दे के सितारे भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। फिल्मी पर्दे से जुड़े लोग मिशन मून के लिए सफलता की शुभकामनाएं दे रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। हमारे जो वैज्ञानिक हैं उनसे हम सबको बहुत सी आशाएं हैं। हम उनके सामने इस वक्त जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं जिनको दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, तो इसी प्यारे से गीत के थ्रू मैं उनको शुभकामनाएं और ऑल द बेस्ट विश करना चाहती हूँ। बहुत प्यारा गीत है फ्रॉम द फिल्म रोजा, A.R. रहमान सर का कॉम्पोजिशन। हियर गोज़। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, It's a great moment for India and a proud moment for each and every Indian. The kind of, you feel that pride in your heart. And as an Indian, all of us, I think right now, we're waiting to watch it. A lot of people are going to be glued watching it. And I'm going to be doing that with my boys as well. हकीकत यह है 2023 में कि हमारा भारत रियली चांद तक पहुंच गया है। मुझे इस बात की बहुत खुशी है, सब भारतवासियों को खुशी है कि आज हमारा विक्रम लैंडर जो स्पेसक्राफ्ट है वो चांद से बिल्कुल 100 किलोमीटर के आसपास दूर है। और ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे भारत की, पूरे विश्व के लिए, पूरे यूनिवर्स के लिए, पूरी ह्यूमैनिटी के लिए। और मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ, इसरो के चेयरमैन साहब को और उनकी पूरी टीम को। और आशा करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि 23 अगस्त में हम देख पाएंगे कि हमारे भारत का जो स्पेसक्राफ्ट विक्रम है वहाँ पहुँच गया है। ओम इमं देवा असवत्नं सुवध्यं महते क्षत्राय महते ज्येष्ठाय महते जानराज्यायेन्द्रस्येन्द्रियाय इमममुष्य पुत्रममुष्ये पुत्रमस्यै विष एष ओमी राजा सोमो अस्माकं ब्राह्मणानां राजा। समग्र विश्व में अब विश्व गुरु का सम्मान होगा। दुनिया करेगी सलाम जब चांद पर हिंदुस्तान होगा।
माना कि इससे पहले हम उतर पाए थे नहीं, शायद ही कोई आंख होगी जो उस रात हुई थी नम नहीं। लेकिन भारत देश जब अपनी जिद पर उतर जाता है, आंधी बनकर बाज के भी पंख कतर जाता है। अपनी मौज में रहने वाले कहां उदासी जानते हैं, हार कर बाजी कैसे जीते ये भारतवासी जानते हैं। हम मानते हैं मुश्किल है, लेकिन हौसले से सब आसान होगा। आज आरती और अजान से गूंजेगा आसमान, यकीनन इस बार चांद पर हिंदुस्तान होगा। जय हिंद।